विंटरिंग बाय कैथरीन मे। सर्दियों की तरह ही जिंदगी के मुश्किल वक्त नेचुरल हैं, जिनका आना तय है। सर्दियां लाजमी हैं। शरद ऋतु के तुरंत बाद सर्दियां आती हैं, जैसे वसंत ऋतु के बाद गर्मियां आती हैं। प्रकृति के चक्र के हिसाब से सर्दियां रिट्रीट का वक्त है। ठंड और अंधेरे की आड़ में पौधे और जानवर अपनी एनर्जी बचाते हैं, आराम करते हैं और रीजनरेट होते हैं। सिर्फ इंसान ही है जो सर्दियों की धीमे होने और रीग्रुप होने के चक्र को रेजिस्ट करता है। जिस तरह सर्दियां आना तय है, उसी तरह जिंदगी में भी सर्दी का मौसम आना तय है। एक ऐसा वक्त जो रूखा और ठंडा और नाउम्मीदी से भरा होता है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, शोक हो, नौकरी छूटने या दिल टूटने का नतीजा हो। हम में से हर एक इंसान को अपने हिस्से की सर्दियां झेलनी होंगी। इस मौसम को अपनाना सीखने से हम वो स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं जो हमें जिंदगी के बुरे वक्त का सामना करने में मदद कर सकें। जब हम अपने स्ट्रगल्स को नेचुरल वर्ल्ड के रिदम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम अगले वसंत के आने तक सर्वाइव करने के लिए गहरी और टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी से जुड़ जाते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि जिंदगी की सर्दियों के लिए खुद को तैयार करना क्यों जरूरी है, कैसे कोल्ड वाटर स्विमिंग हमें सर्दियों का आनंद लेने के लिए तैयार करती है, और सर्दियों में सर्वाइव करने के बारे में चींटियां और मधुमक्खियां हमें क्या सिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने 40वें जन्मदिन से एक हफ्ते पहले लेखिका कैथरीन मे फोक्सटन के एक बीच पर दोस्तों के साथ थीं, जब उनके पति ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पहले तो वे दोनों इसे एक छोटी सी बीमारी मानकर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ उनकी हालत और भी खराब होती गई। शाम तक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि उन्हें अपेंडिसाइटिस होने की आशंका थी। डॉक्टरों ने सुबह इलाज करने की बात कही, लेकिन रात में ही उनका अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया। एक हफ्ते तक उनकी जिंदगी अधर में लटकी रही। उनकी रिकवरी भी उतनी ही धीमी और दर्दनाक थी। लेखिका के लिए ये उनकी जिंदगी में एक मुश्किल और चुनौती से भरे मौसम की शुरुआत थी। जिस वक्त उनके पति बीमार पड़े, उस वक्त मे की जिंदगी में पहले से ही उथल पुथल मची हुई थी। उन्होंने तभी अपनी एकेडमिक जॉब में नोटिस दे दिया था, क्योंकि वो 9 से 5 की जिंदगी से बाहर कुछ सार्थक काम पाने की उम्मीद कर रही थीं। अपने पति की बीमारी के कुछ ही वक्त बाद उन्हें खुद में सेहत खराब होने के लक्षण नजर आने लगे। महीनों के तेजी से कमजोर करने वाले लक्षणों और बहुत सारे टेस्ट्स के बाद पता चला कि उन्हें क्रोन डिसीज है। ये एक किस्म का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर होता है। अब वो एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉई नहीं थी। उन्होंने अचानक खुद को बेरोजगार पाया और वो क्रिएटिव वर्क करने में भी असमर्थ थी जो वो करना चाहती थी। मे का बेटा भी परेशानी में था। वह सिर्फ 6 साल का था और स्कूल के एकेडमिक टारगेट्स को पूरा करने में प्रेशर फील कर रहा था। इतना ही नहीं, वो दोस्तों की बुलिंग से भी परेशान था। इसलिए लेखिका ने होम स्कूलिंग शुरू करने का मुश्किल फैसला लिया। बीमारी, उथल पुथल और पीड़ा ने मे को उनके रूटीन से दूर कर दिया था। तब उन्होंने पहले आराम किया। वे थोड़ा धीमे हुई। उन्होंने खुद को दुख महसूस करने का मौका दिया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया पर ज्यादा ध्यान दिया, यहाँ तक कि उसे जीने के इस नए तरीके में खुशी भी मिलने लगी। वह हमेशा प्राकृतिक दुनिया और उसकी लय में रुचि रखती थी, और इसलिए अपने जीवन के एक ऐसे दौर में जो सर्दी की तरह धुंधला और रूखा महसूस हो रहा था, उन्होंने उस मौसम से सबक लेने के लिए उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने नोटिस किया कि इंसानों के नेचर से उलट पौधे और जानवर सर्दी का विरोध करने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि सर्दी गर्मी से बहुत अलग है, इसलिए वे अडैप्ट या हाइबरनेट करते हैं। वे अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, आराम करते हैं और रीजनरेट करते हैं। जब मौसम बीत जाता है तो वे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर इमर्ज होते हैं। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये शायद इंसानों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना पौधों या दूसरे जानवरों के लिए। जब आप देखें सर्दियां आ रही हैं, तैयारी शुरू कर दें। एक फिनिश शब्द है टर्विटलेट, जिसका कोई सीधा हिंदी अनुवाद नहीं है। ये शब्द फिन्स यानी फिनलैंड में रहने वाले द्वारा सर्दियों से पहले की जाने वाली तैयारी को रेफर करता है। फिनलैंड में सर्दियां मुश्किल और तेज आती हैं, और ये मौसम लंबा और कठिन हो सकता है, इसलिए इसकी पहले से तैयारी करना जरूरी है। इसलिए फिन्स ठंड का पहला इशारा मिलते ही खुद को तैयार करना शुरू कर देते हैं। वे अपने गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करते हैं और अपने स्वेटर, स्टैश और स्नो बूट्स को अनपैक करते हैं।
वे जलाऊ लकड़ी काट कर घर में इकट्ठा कर लेते हैं। वे अपने कारों के लिए सर्दियों के टायर खरीदते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके घरों की छतें भारी बर्फबारी का भार उठाने के काबिल हैं। अगर जरूरी हो तो वे वक्त रहते छतों की मरम्मत भी कर लेते हैं। कभी कभी ये तैयारियां अगस्त से भी शुरू हो जाती हैं, जब वहाँ गर्मियां अपने चरम पर होती हैं। अगर आप फिनलैंड की तरह ही किसी जगह पर नहीं रहते हैं जहाँ सर्दियां एक्सट्रीम हैं, तो मौसम की तैयारी का आइडिया आपको कम जरूरी लग सकता है। शरद ऋतु की शुरुआत से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्रीजर में स्टोर करने के लिए ब्रेड और केक पका कर रख लें। अपने घर में गर्मी लाने के लिए मोमबत्तियां और फेरी लाइट्स इकट्ठा कर लें, या गर्मी के आखिरी फलों और सब्जियों को अचार बनाकर या दूसरे तरीकों से प्रिजर्व करके रख लें। याद रखें कि आपके किचन को स्टॉक करने का मतलब अमेज़न पर बल्क ऑर्डर करना नहीं है। पॉइंट ये है कि उस तरह के धीमे दिमागी काम में शामिल होना है जो रिफ्लेक्शन के लिए जगह बनाता है। आटा गूंथने या फेरी लाइट्स को खोलने जैसा काम करें। इस तरह का विचारशील परिश्रम भी रोजमर्रा की जिंदगी में सीजनैलिटी को वापस ला सकता है। इन दिनों हमारी वर्किंग लाइफ और उसकी वजह से हमारे आराम या मजे करने का वक्त भी सीजनलेस महसूस हो सकता है। कंटेम्प्रेरी वर्क की लय में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम थका देने वाली निरंतर गति से उत्पादन करें और काम के बाद के घंटों के दौरान भी लॉग ऑन रहें। ये धीमी गतिविधियां एक मूविंग मेडिटेशन बन सकती हैं, जो धीमा होने और आराम करने के समय का इशारा देती हैं। हालांकि ये याद रखें कि सर्दियों की तैयारी का मतलब ठंड को दूर भगाना नहीं है। ठंड में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। बर्फ के बारे में सोचें, जिसे जल जाने पर लगाते हैं। फिन्स जो सर्दियों के लिए इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, अभी भी इसे एम्ब्रेस करते हैं। एक पॉपुलर विंटर ट्रेडिशन में नेकेड रोल के साथ स्टीमिंग सोना को फॉलो करना या जमी हुई झील में कूदना शामिल है। आपकी तैयारी का उद्देश्य सर्दी से बचना नहीं है, बल्कि इसका सामना करने के लिए रिसोर्सेज जुटाना है। सर्दियां आराम और चिंतन मनन करने का वक्त है। इंसानों के लिए ठंडा और अंधेरा समय सरदर्द भरा होता है। हम उसे थर्मल कपड़ों, इंडोर हीटिंग, इलेक्ट्रिक लाइट्स और ग्लो करने वाली स्क्रीन से रेजिस्ट करते हैं। दूसरी ओर डॉर्मिस जैसे जानवर सर्दियों के महीने में कोई और छाल से बने घोंसलों में हाइबरनेट करते हैं। अन्य जानवर जैसे बिच्छू और मेंढक लंबे वक्त तक हाइबरनेट नहीं करते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में जड़ हो जाते हैं, जहां वे अपने शरीर के तापमान को कम कर देते हैं और अपने दिल की धड़कनों को धीमा कर देते हैं। इन जानवरों के लिए ठंडा डार्क मौसम कोई सरदर्द नहीं, बल्कि आराम करने का इशारा है। शायद हमें भी इसे इसी तरह देखना शुरू कर देना चाहिए। सर्दियां देर तक सोने का न्योता हैं। ठंड के मौसम में जल्दी रात हो जाती है और कंबल में घुसने को मन ललचाने लगता है, और अंधेरी सुबह भी देर तक सोते रहने के परफेक्ट कंडीशन तैयार करती है। इन सब के बावजूद हम आराम करने के इस इशारे को रेजिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइट्स और एलईडी अलार्म क्लॉक्स का शुक्रिया, जो अंधेरे को अपनी नकली रोशनी से भर देते हैं, और उनकी वजह से हमें सर्दियों में भी अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। हिस्टोरियन ए रॉजर हेकिर्क कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले लंबी अंधेरी रातों में हम शिफ्ट्स में सोते थे। हम सूरज डूबते ही बिस्तर पर चले जाते, लेकिन अर्ली मॉर्निंग वॉच के लिए उठ जाते। वॉच सिर्फ बाथरूम जाना या सिगरेट पीना नहीं, बल्कि बातें करने, प्रार्थना करने और आत्म मंथन का वक्त होता था। वॉच के बाद हम सुबह देर तक सोते थे, और ऐसा लगता है कि ये लंबी नींद बीच में जागने के वक्त के साथ हमारे अंदर हार्ड वायर्ड और सेहत के लिए फायदेमंद दोनों हो सकती है। जब 1996 की एक स्टडी ने प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम की सर्दियों की नींद की स्थितियों को दोहराने की कोशिश की, तो पार्टिसिपेंट्स को रात में 14 घंटे रोशनी से दूर रखा गया। कुछ दिनों के बाद वे खुद ब खुद वॉच के लिए जागने लगे। गौर करने वाली बात ये थी कि इस वक्त वो काफी शांत और रिफ्लेक्टिव नजर आए। हम अपनी पुश्तैनी नींद की आदतों को ठुकराकर और सर्दी के लंबे समय तक सोने के आह्वान का विरोध करने से क्या खोते हैं? जाहिर सी बात है, आराम। लेकिन शायद हम अपने सपनों में रहने का मौका भी खो देते हैं, उन चिंताओं के साथ वक्त गुजारने के लिए जो हमें घबराहट में नींद से जगा देते हैं और उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या नींद और जागने के बीच में पैदा होने वाली मेडिटेटिव स्टेट के पता लगाने का मौका गवा देते हैं, जो लंबे वक्त तक आराम के दौरान ही मुमकिन है।
रिवाज डार्क टाइम्स में एकजुटता और कम्युनिटी बनाते हैं। सेक्युलर वेस्टर्न कैलेंडर में साल के कौन से माइलस्टोन मार्क रहते हैं? क्रिसमस। फिर चाहे आप इस दिन के धार्मिक पहलुओं को सेलिब्रेट करें या नहीं, नए साल के जश्न के साथ खूब मनाया जाता है। ज्यादातर लोग गर्मियों में भी 1 या 2 हफ्ते की छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद, खैर ये इसी के बारे में है। इसे ड्रूडिक कैलेंडर से कंपेयर करें, जो व्हील ऑफ द ईयर के ऊपर तैयार किया गया है। हर 6 हफ्ते में ड्रूडस समय और मौसम के साथ जुड़े एक रिचुअल का पालन करते हैं। वसंत की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए फरवरी की शुरुआत में इम्ब्लोक मनाया जाता है। इसके बाद अल्बान एलीर, जो वसंत में रात और दिन बराबर होने का वक्त होता है, और बेल्टेन या मे डे मनाया जाता है। सर्दियों की गहराई में ड्रूडस अल्बान अर्थान मनाते हैं, जो विंटर इक्विनॉक्स होता है। ये साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है और इसमें वो अकेले नहीं होते। पूरे इतिहास में संस्कृतियों और धर्मों में विंटर सॉल्स्टिस को खास त्योहारों के साथ जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेविया इलाकों में दिसंबर के बीच में सेंट लुई डे बड़े स्तर पर मनाया जाता है। एक कहानी में बताया गया है कि रोम में युवा लूसी शहर के तहखानों में छुपे सताए हुए ईसाइयों से मुलाकात करने पहुंची। रास्ते में रोशनी के लिए वो अपने सर पर मोमबत्तियों का ताज पहने हुए थी। आज सेंट लूसी के रिचुअल में लड़कियां वैसे ही ताज पहनती हैं। लूसी की असल कहानी से जुड़ने के लिए और अंधेरे से प्रकाश में तब्दील होने की धीमी प्रक्रिया के सिंबल के रूप में भी, जो सॉल्स्टिस या संक्रांति पर शुरू होता है। चाहे वह सेंट लूसी डे हो, एल्बन अर्थन हो या क्रिसमस हो, सर्दियों के संक्रांति के समय होने वाले रिचुअल में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ताकतवर है। लेकिन कैलेंडर से जुड़ा कोई भी रिचुअल हमारे लिए एक अच्छी जगह बनाता है, जिसमें हम वक्त के बीतने को मापने के अलावा एक पॉज लें और रिफ्लेक्ट भी हो सकें। गर्मियों के रिचुअल त्योहार और सेलिब्रेशन पर ही केंद्रित होते हैं, जबकि सर्दियों में वे अक्सर समुदाय और एकजुटता पर केंद्रित होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि सर्दियां मुश्किल और रूखा वक्त होती हैं। अगर हमें इससे पार पाना है तो हमें एक साथ होने और अंधेरे को रोशन करने के तरीके खोजने की जरूरत है। सर्दियों के रिचुअल या अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आपको एक ड्रूड या धार्मिक होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे ताकतवर वो होते हैं जिन्हें आप अपने लिए इन्वेंट करते हैं। आप नेचर में कम्युनिटी ढूंढ सकते हैं, खाली पड़े लैंडस्केप में लॉन्ग विंटर वॉक को अपना रिचुअल बना सकते हैं, या फिर दोस्तों और परिवार के साथ वक्त गुजारने को रिचुअल बना सकते हैं। इसे एक विंटर टाइम डिनर गेट टुगेदर की तरह मनाएं, जहां सभी एक साथ खाना बनाते और खाते हैं। जरूरी बात यह है कि दुनिया के साथ एक कनेक्शन बनाया जाए, साथ ही ये भी तय किया जाए कि साल के ये काले दिन आप अकेले ना बिताएं। सर्दियों के खलनायक के रूप में भेड़ियों को गलत तरीके से टाइपकास्ट किया जाता है। पॉपुलर कल्चर में भेड़ियों को अक्सर सर्दियों के साथ जोड़ा जाता है और इस एसोसिएशन को पॉजिटिव से कोसों दूर समझा जाता है। साहित्य में देखें, उदाहरण के तौर पर C.S. लुई की नार्निया किताबों में भेड़िए उस व्हाइट विच के दुष्ट पैदल सैनिक हैं, जिसके भयानक जादू ने नार्निया की जमीन को हमेशा के लिए सर्दियों में जमा दिया है। जॉर्ज R.R. मार्टिन की अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर किताबें 5 भयानक भेड़ियों के पिल्लों के अपीयरेंस के साथ शुरू होती हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वो पिल्ले आने वाली प्रलयकारी सर्दी के सूचक बन जाते हैं, जो जमीन को बर्बाद करने की धमकी देता है। कंटेम्प्ररी यूरोप में असली भेड़ियों के मुकाबले आपका सामना ऐसे फिक्शनल भेड़ियों से होने के चांस ज्यादा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। फिलहाल ग्लोबल वुल्फ पॉपुलेशन लगभग 3 लाख के आसपास है। इनमें से लगभग 12,000 यूरोप में घूमते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज शुरू होने से पहले भेड़िए पूरे यूनाइटेड किंगडम और कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में जनवरी के पहले फुल मून को वुल्फ मून कहा जाता था। ये वो वक्त था जब शिकार के अभाव में भूख की वजह से भेड़िए जंगल को छोड़कर झुंड में गांव वालों के पालतू जानवरों का शिकार करने आते थे। बतौर स्पीशीज इस हरकत के लिए उनका हर जगह तिरस्कार किया जाता है। भेड़ियों का शिकार करना एक बहुत ही आम मिडीवल विंटर एक्टिविटी हुआ करती थी, यहाँ तक कि उस वक्त किराएदार भेड़ियों की खाल बतौर किराया मकान मालिक को दिया करते थे। अपराधियों को अक्सर भेड़िए की कटी हुई जीभ से अपना जुर्माना भरने के लिए कहा जाता था। इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया। आखिरकार इस विरोध को राजशाही ने मंजूरी दे दी। 1272 में किंग एडवर्ड ने फैसला किया कि भेड़ियों को इंग्लैंड से भगा दिया जाना चाहिए।
1509 तक ज्यादातर भेड़िए विलुप्त हो चुके थे, मगर आज भी वो सर्दियों में मतलबीपन और भूख का सिंबल बने हुए हैं। लेकिन भेड़िए को वहशी करार देकर स्टीरियोटाइप कर देना गलत है। भेड़िए परिवार के झुंड में रहते हैं और उसी तरह ट्रैवल भी करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने झुंड के प्रति बहुत डिवोटेड भी रहते हैं। वे प्यार करने वाले साथी और माता पिता होते हैं। आमतौर पर वे सिर्फ खाने की बेहद कमी के वक्त ही भेड़ बकरियों को खाने के लिए निकलते हैं। तो भेड़ियों के बारे में ऐसा क्या है जो हमें डराता है? नेचुरलिस्ट बैरी लोपेज ने देखा कि भेड़ियों में दावत या अकाल की मानसिकता होती है। इस वजह से वे उन 2 जानवरों में से एक हैं जो जरूरत से ज्यादा मारते और खाते हैं। वे हमेशा अगले बुरे समय के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा दूसरा जानवर कौन सा है? इंसान। जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत है हम उससे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हमें यकीन है कि पैसा खर्च करने से हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम और ज्यादा खर्च करते हैं। हमारे पर्यावरण पर हमारा प्रभाव विनाशकारी से कम नहीं है। शायद भेड़ियों के प्रति हमारी घृणा इस सच की वजह से है कि हम अपनी खुद की ऐसी खराब भूख की झलक उनमें देखते हैं। सर्दियों में भेड़ियों से डरने के बजाय, चाहे वो सच में हो या सांकेतिक, हम इस वक्त को अपने खुद के वुल्फिश नेचर का सामना करने में बिता सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर और टेम्परेचर हमारे अंदर से बेहतर को बाहर ला सकते हैं। हिमपात यानी जो बर्फ गिरती है, खूबसूरत होते हुए भी कई लोगों की नजर में सिर्फ असुविधा होती है। जब ये जमा हो जाती है, जैसा कि दुनिया के कई हिस्सों में अक्सर ठंड में होता है, ये पूरे सिस्टम को क्रैश कर देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां माउस के क्लिक या कार्ड के स्वाइप से लगभग हर चीज को आसानी से मैनेज किया जा सकता है, ये देखना एक सुखद आश्चर्य है कि कैसे मौसम अभी भी हमारी जिंदगी में एक ठहराव ला सकता है। भारी बर्फबारी सड़कों को बंद कर सकती है, ट्रेनों को उनकी पटरियों पर रोक सकती है और गांवों को बाहरी दुनिया से काट सकती है। लेकिन बर्फ गंभीर रहने वाले एडल्ट्स को भी अपने नेचर के प्लेफुल साइड के साथ फिर से जुड़ने के लिए मोटिवेट करती है। ऐसा शायद इसलिए हो पाता है क्योंकि ये हमें धीमा होने के लिए और अपने सराउंडिंग्स पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर करती हैं। बर्फ में कुछ ऐसा जादू है जो बड़े लोगों को भी जमीन पर एक बर्फ परी का पता लगाने या एक डैपर स्नोमैन बनाने के लिए प्रेरित करता है। बर्फ की तरह सर्दियों के मौसम के समंदर या झील की जमा देने वाली ठंड के पास भी हमें स्लो डाउन के बारे में सिखाने के लिए कुछ है। हम में से कई लोग समंदर में तैरने और झीलों में छपछपाने को गर्मियों की एक्टिविटीज मानते हैं। सर्दियों में उसी पानी की बर्फीली ठंडक हमें दूर भगाती है, लेकिन ठंडे पानी में तैरना एक अलग अनुभव है और ये काम वैल्यूएबल नहीं है। ठंडे पानी में तैरने के डॉक्यूमेंटेड फिजियोलॉजिकल फायदे हैं। ठंडे पानी में डूबने से डोपामाइन, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो दिमाग के प्लेजर सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, में लगभग 25% की बढ़त होती है। और साल 2000 की एक स्टडी में पाया गया है कि ठंडे पानी में तैरने से तनाव और थकान कम हो जाती है और मूड में सुधार आता है। इसके लेस इजीली डॉक्यूमेंटेड फायदे भी हैं। ठंडे पानी के तैराक बताते हैं कि तैरते समय वे बहुत ज्यादा उसी क्षण में होने को फील करते हैं। पानी में उनके पिछले पछतावे और भविष्य को लेकर चिंताएं दूर हो जाती हैं। बहुत ज्यादा तापमान का मतलब है कि वे केवल अपने शरीर पर हो रहे ठंड के असर पर ध्यान देते हुए इसी वक्त पर फोकस करने के लिए मजबूर है। इस सेंस में कोल्ड वाटर स्विमिंग के लिए माइंडफुलनेस की जरूरत होती है। ये लचीलापन भी पैदा करता है। ये काम अपने आप में स्वाभाविक तरीके से लचीला है, इसलिए नियमित रूप से ठंडे पानी में तैरने से लचीलेपन के लिए हमारी अपनी कैपेसिटी में हमारा विश्वास मजबूत होता है। धीमापन, चंचलता, माइंडफुलनेस, लचीलापन सर्दियों के मौसम का चरम एक तोहफा है जो हमारे अंदर छिपे हमें इन गुणों के साथ फिर से जुड़ने का मौका देता है, और ये किसी भी लिहाज से इनकन्वीनियंट नहीं है। सर्दियां कम्युनिटी को बढ़ावा देती हैं। अपनी एक प्रसिद्ध दंत कथा में प्राचीन यूनानी कथाकार ईसप चींटी और टिड्डे की कहानी सुनाते हैं। टिड्डा गर्मियों के महीने के मजे लेता है और आलस भरे सनी डेज को एंजॉय करता है। इस बीच चींटी सर्दियों के लिए गेहूं के दाने इकट्ठा करते हुए गर्मियों का समय मेहनत करते हुए बिताती है। जब ठंड के महीने आते हैं तो टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। हताश टिड्डा चींटी को अपना खाना शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन चींटी उसका मजाक उड़ाती है। टिड्डा गर्मियों के दौरान पर्याप्त काम नहीं करता है, इसलिए वह सर्दियों में जिंदा रहने के लायक नहीं है।
ईसप का मतलब साफ है कि हमें उस चींटी की तरह काम करना चाहिए, लेकिन असल में ये एक क्रूर कहानी है। हमारी जिंदगी में भी कुछ मौसमों में हम चींटी की जगह टिड्डे की तरह ज्यादा बिहेव करेंगे। अच्छे वक्त में ऐश करेंगे और बुरे वक्त को हमें बिना तैयारी के ही पकड़ने देंगे। दूसरे मौकों पर भले ही हम कितना भी सेविंग करना चाहें, हमारे पास इकट्ठा करने के लिए कोई अनाज नहीं होगा। लेकिन ये स्वीकार करते हुए कि हमारे नेचर में टिड्डे वाले लक्षण भी हैं, हम फिर भी चींटी से सीख सकते हैं। चींटियां हार्मनी में काम करती हैं। हर चींटी अपनी कॉलोनी के ग्रेटर गुड में कंट्रीब्यूट करती है। मधुमक्खियां भी ऐसा ही करती हैं। मधुमक्खियां गर्मियों में सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि तब वे फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती हैं। लेकिन उनकी ज्यादातर मेहनत सर्दियों की तैयारी के लिए होती है, जो वे अक्टूबर से अप्रैल तक अपने छत्ते में बिताएंगी। वे जो नेक्टर इकट्ठा करती हैं, उसमें एक एंजाइम मिला होता है जो मधुमक्खियों के पेट में ही होता है, और इस वजह से वो नेक्टर छत्ते के हनीकॉम्ब में शहद के रूप में जमा हो जाता है। अगर मधुमक्खी नेक्टर से भरे पेट के साथ छत्ते में लौटती है और देखती है कि कॉम्ब में कोई खाली सेल्स नहीं है, तो एक केमिकल रिएक्शन से नेक्टर मोम में बदल जाता है, जिसका इस्तेमाल नया सेल बनाने के लिए किया जाता है। सर्दियों में जिंदा रहने के लिए पर्याप्त शहद जमा करने के बाद अब मधुमक्खियों को गर्म रहने की जरूरत है। ऐसा वे अपने पंखों को अपनी फ्लाइट मसल से अलग करके और एक साथ हडल करके फिर उन मांसपेशियों को अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके करते हैं। जब झुंड के बीच की हीटर बीज यानी मधुमक्खियां थक जाती हैं, तो नई मधुमक्खियां उनकी जगह ले लेती हैं। इस तरह कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में भी ठंडे खून वाली मधुमक्खियां छत्ते में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रख सकती हैं। सोशियोबायोलॉजिस्ट E.O. विल्सन मधुमक्खियों और चींटियों को एसोशल क्रिएचर के तौर पर क्लासिफाई करते हैं, जो एक कॉमन गोल पूरा करने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। विल्सन का मानना है कि इंसान भी प्राकृतिक तौर पर एसोशल है। हालांकि कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स शायद हमें इस बात को भूलने की वजह हैं। असली सबक जो हम अपने एसोशल साथी क्रिएचर से सीख सकते हैं, एक साथ काम करने से हम सब मुश्किलों से भरे सर्दियों के मौसम में जिंदा रह सकते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि अपनी निजी सर्दियों को कैसे सहना है। नेचुरल वर्ल्ड में सर्दियों की स्टडी करने और अलग अलग संस्कृतियों और प्रजातियों ने इसे कैसे अडॉप्ट किया है, ये जानने के बाद लेखिका मे ने जिंदगी में आने वाले चैलेंजिंग टाइम्स का सामना करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। बीमारी, करियर में बदलाव और पारिवारिक उथल पुथल के मद्देनजर उन्होंने मौसम से लिए सबक को अपनी जिंदगी में लागू करना सीखा। अगर एक शब्द में कहा जाए तो उन्होंने विंटरिंग करना सीखा। यहाँ कुछ सबक दिए गए हैं जो ऑथर को लगता है हमें भी अपनाना चाहिए। सबसे पहले ये समझना होगा कि इंसानी जिंदगी भी बाकी दूसरी जिंदगियों की तरह मौसमों में आती है, लेकिन हमें सिंपल से सच को मानने से मन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जिंदगी के सबसे बुरे अनुभवों पर भी पॉजिटिव स्पिन डालने की गुजारिश की जाती है। शॉर्ट में कहा जाए तो हमें सर्दियों को रेजिस्ट करने और ऐसा एक्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है जैसे कि हमारी जिंदगी एक लंबा लगातार चलने वाला गर्मी का मौसम है। सोशल मीडिया पर हमारे ऊपर इंस्पिरेशनल कोट्स, निर्दयी और यहाँ तक कि जहरीली पॉजिटिविटी की बमबारी होती रहती है। समाज का ध्यान चुनौतियों का सामना करने और जीवित रहने के तरीके खोजने पर है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। लेकिन एक हार्वेस्ट साइकिल के दौरान खेतों को भी एक सीजन बिना जोते छोड़ देना चाहिए ताकि उनके रिसोर्सेज खत्म न हो और वे उपजाऊ बने रहें। खेतों की तरह हमें भी बिना जोते रहने की जरूरत है। हमारे लिए सर्दियां आराम करने, बुनियादी बातों पर वापस जाने और अपने वेलबींग और सर्वाइवल पर फोकस करने का वक्त होना चाहिए। मौसम की तरह हमारी निजी सर्दियां भी ऐसी चीज नहीं है जिनसे एक बार ओवरकम कर लिया और भुला दिया। वे एक साइकिल है जो अनंत समय तक लौटते रहेंगे। जो इस वक्त कड़ी सर्दी की गहराई में होगा उसके लिए सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। विंटरिंग एक एक्वायर्ड स्किल है। हर बार जब आप इसे करते हैं तो आप अगली बार के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते जाते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप सर्दी को आते देखना सीख लेंगे और इसके लिए पहले से तैयार हो जाएंगे। आपका शरीर और आपकी लय अपने आप धीमी होने लगेगी। आप इस मौसम के क्वाइट प्लेजर को कल्टिवेट करना सीख लेंगे। आप इसे अपनाना भी सीख सकते हैं।
जिस तरह सर्दियों में लंबी वॉक्स पर जाना या ठंडे समुद्र में डुबकी लगाना आपको सर्दियों के रोमांच को एंजॉय करना सिखा सकता है, वैसे ही आपके सुस्त रहने वाले समय को अपनाने से आप उनमें छिपे रेस्टोरेटिव गिफ्ट्स के लिए भी ओपन हो जाएंगे। याद रखें, सिर्फ इसलिए कि सर्दियों में अलग अलग तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इससे इसकी अनूठी खुशियां कम नहीं होती हैं। और कभी कभी जब आपकी सर्दी आपको बर्दाश्त के बाहर की लगने लगती है, तो याद रखें कि सर्दियों की ये मेहनत आपको वसंत के पुनर्जन्म के लिए तैयार कर रही है। कुल मिलाकर हम में से कई लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अपनी जिंदगी को तैयार कर लिया है। हम इस मौसम के सुख और चुनौतियां दोनों को रेजिस्ट करते हैं और निजी सर्दियों के वक्त को बस किसी तरह धक्का लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह सर्दी मौसम के आगे झुकना हमें आराम करने और पुनर्जीवित होने का मौका देता है, उसी तरह अपनी निजी सर्दियों की चुनौतियों को अपनाने से उनके करीब आने पर हम ट्रांसफॉर्म होकर उभर सकते हैं। क्या करें? सर्दियों में ठंड को ढूंढें। वसंत और गर्मियों की रंगीन खुशियों और शरद ऋतु के मधुर स्वरों की तुलना में सर्दियों को एक रूखे और निराशजनक मौसम के रूप में जाना जाता है। लेकिन सर्दी पूरी तरह से रंगहीन नहीं होती है। हरी पत्तियों और पेस्टल फूलों की अनुपस्थिति चांदी के समान चमकते आसमान, चमकदार लाल बेरीज और ऑरेंज फॉक्स फर देखने का मौका देती है। आपको बस इस मौसम के अनूठे रंगों और विशिष्ट सुंदरता को देखने के लिए तैयार रहना होगा।